नमस्कार, मैं वकील अहमद। आप देख रहे हैं आज भारत। 2022 के चुनावों की सरगर्मियां लगभग तेज़ हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने क्षेत्र के अंदर बड़ी शिद्दत से जा रही हैं और कार्य कर रही हैं। और उसी मौजू पर चर्चा करने के लिए राज्य स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, देवेश्वर भट्ट जी। देवेश्वर भट्ट जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो धन्यवाद जी। भट्ट जी, 2022 का लक्ष्य सभी राजनीतिक पार्टियों ने बनाया है, अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। तो अगर मैं प्रदेश स्तर की बात करूं तो आपकी अपनी पार्टी प्रदेश में कितने कैंडिडेटों को लेकर, कितने उम्मीदवारों को जो है ना क्षेत्र में उतार रही है? अभी लिस्ट हमारा बन रहा है सभी ये जिलों के हिसाब से, और जिसमें से 15 से 20 नाम तो हमारे पास हो चुके हैं जी। इसमें और बढ़ने की संभावना है धीरे धीरे। तो जैसे जैसे वक्त नज़दीक आएगा ऐसे ऐसे कैंडिडेट भी बढ़ेंगे, ऐसा लगता है। लगभग माना जाए कि सभी सीटों पर या कुछ सीटों पर फोकस रहेगा? हम तो चाह रहे हैं कि सभी पे मिल जाए, लेकिन अब देखिए कितना मिलता है। सब पे मिलता तो सब पे ठीक है, नहीं कम पे मिलेगा तो कम पे करेंगे। अच्छा, एक नारा है आपका, हर घर रोजगार। तो जनता को थोड़ा सा समझाइएगा कि किस तरीके से ये सब चीज़ें पॉसिबल आपकी पार्टी कर पाएगी, क्योंकि आपका एक जो है ना ये प्रमुख नारा भी है और लक्ष्य भी है। ठीक बताया आपने कि हर घर रोजगार लक्ष्य हमारा राज्य स्वराज का ही एक ही नारा। तो इसमें हमने अपने प्रदेशवासियों को, जो हमारे युवा हैं, बेरोजगार लोग हैं, हमने इनको रोज़गार की बात किया है। हमने किसी सरकारी नौकरी की बात नहीं की है। और रोज़गार में तो आप ये समझिए कि आज उत्तराखंड का हिस्ट्री आप निकालिए तो मैक्सिमम लोग तो फौज में हैं, रोज़गार तो मिल ही रहा है। उसके अलावा टीचिंग लाइन में बहुत ज़्यादा है, रोज़गार तो मिल ही रहा है। और दिक्कत है जो ये आंगनवाड़ी और ये आशा उसका सब महिलाओं का है, तो इनको रोज़गार ठीक से नहीं मिला हुआ है। उनके लिए क्या होना चाहिए? आज जो कोरोना काल में लोग भाग भाग के आए हैं प्रदेश से, और आज वो अपने उत्तराखंड प्रदेश में पड़े हुए हैं, कहीं डर के मारे बहुत लोग चले गए, लेकिन कुछ लोग अभी गए भी नहीं हैं। ऐसे में सरकार की योजनाएं जो है वो होनी चाहिए अच्छी, कि वो रोज़गार उनको कैसे मिले। उदाहरण के तौर पर जैसे हम ये कह सकते हैं कि अदरक की खेती करें, बंदर भी नहीं खाता उसको। हल्दी की खेती करें, बंदर भी नहीं खाता उसको। मशरूम के लिए कल्चर बहुत अच्छा है, टेम्परेचर बहुत अच्छा है, मशरूम उगाया जा सकता है। बटन मशरूम आता है गोल वाला, उसको उगा सकते हैं। ढिंगरी मशरूम, उसको ऑयस्टर बोलते हैं, ऑयस्टर मशरूम, ढिंगरी मशरूम को उगा सकते हैं। तो ऐसे हम कई चीज़ों को जो है बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे लोगों को जो है रोज़गार मिले। अच्छा, वन संपदा उत्तराखंड के अंदर अपार भरी पड़ी है, क्या उस तरफ भी फोकस रहेगा राज्य स्वराज पार्टी का कि 100 रोजगार लोग पैदा कर सके? मैं उधर ही आ रहा नहीं, मैं आपने सिर्फ खेती की बात की है, मैं सिर्फ जो है ना हर्बल की बात कर रहा हूँ, जो आयुर्वेदिक की बात कर, मैं उसी पर आ रहा हूँ। ये तो हमारे एक सरकार की योजना रोजगार के लिए हुई। दूसरे में जो है हमारे पास आज उत्तराखंड में रामदेव बाबा बहुत बड़ी शख्सियत है। अगर हम इसका फ़ायदा उठाएं उत्तराखंडियों के लिए, तो हमारे जो जवान लोग हैं, हमारे जो बेरोजगार लोग हैं, वो लोग यहाँ पे जड़ी बूटियों उगा करके हर्बल के लिए, जड़ी बूटियों के लिए अपनी योजना बना सकते हैं। सरकार की योजना, उस पर आकर्षण तो होना ही चाहिए कि भाई किस तरह से करें। और वो जो है पूरा का पूरा माल जो है वो खपत है हमारे पास में। तमाम हमारे पास आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट हैं, और ये गुरुकुल कांगड़ी का हमारे पास है। गुरुकुल कांगड़ी के अलावा रामदेव बाबा जी का तमाम वो है। तो ये सारे रोज़गार के साधन हैं। अगर इसके पीछे प्लानिंग किया जाए तो बहुत रोज़गार है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन योजना बनानी पड़ेगी। अच्छा, आपको नहीं लगता आयुर्वेदिक संस्थान कुछ ऐसे होने चाहिए प्रदेश के अंदर कि जो अपने लोगों को उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दें और अपना ही रोज़गार क्रिएट करें? वो तो अगर सरकार का आदेश होगा, सरकार की प्लानिंग होगी। प्लानिंग तो किसी इंस्टीट्यूट ने नहीं करना है, आयुर्वेद ने नहीं करना है। प्लानिंग तो गवर्नमेंट ने करनी है ना कि रोजगार कैसे देना है। तो अगर उनको बुला करके उनको मीटिंग की जाए, उनकी ध्यान में डाला जाए, भाई आप ऐसा करो, मोटिवेट किया जाए,
तो वो सारे के सारे लोग लग करके उत्तराखंड के रोजगार स्वरोजगार के लिए एक मदद कर सकते हैं। आपकी सरकार आई, आप करेंगे? बिल्कुल, हम तो अपनी आएगी तो ही हम उसी पे हमारा ध्यान है, इसलिए हम बोल रहे हैं। अगर हमारे ध्यान में है तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि हाँ ये किया जा सकता है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, प्लानिंग चाहिए बस। अच्छा, इस पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष है वो कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं? सहसपुर से। सहसपुर। अब तो बोलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। अभी तक मैं बता नहीं रहा था, तय भी इतना वो नहीं था, लेकिन अभी एक तरफा तय कर दिया है सहसपुर के लिए। सहसपुर से। अच्छा, सहसपुर में कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं कि आमतौर से देखा गया है, जितने भी शमशान घाट हैं, मैं कुछ सर्विस किया है जाकर वहाँ पर, वो इस तरीके से जो है ना हो रहे हैं कि आम आदमी जो है ना वहाँ हरिद्वार तो पहुँच नहीं पाता, और वहाँ पर अगर पहुँचेगा ना तो नदियाँ काली हो गई हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरफ आपका अपनी विधानसभा में क्या फोकस रहेगा और क्या कुछ उनके लिए आपने सोचा? ये एक ऐसा मुद्दा है कि जो जल्दी कोई छेड़ता नहीं है, और ये बात सच है कि हरिद्वार हर कोई नहीं जा सकता है, हर कोई नहीं ले जाता है, और हर एक के पास इतना क्षमता नहीं होता है। तो हमारे पास जो गरीब लोग भी हैं, जो हिंदू लोग हैं, जिनको जो है शमशान घाट की आवश्यकता है, तो वो होना ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में जो भी नदियां हैं लगती हुई, आसन नदी से लेके और दूसरी अन्य नदियां हैं, तो ये गांव के हिसाब से सभी जगह पर जो है अलग अलग मान्यता प्राप्त शमशान घाट होने चाहिए, और उन शमशान घाट की जो है देख रेख ठीक से होनी चाहिए, साफ़ सफाई ठीक से होना चाहिए, पानी का उसका जो उपयोग किस तरह से, उसका क्या सफाई के लिए क्या, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो गाँव की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर इस पर ध्यान दिया जाना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, और सरकार इस पर ध्यान देती है, अच्छी बात है। नहीं तो हम तो भविष्य में प्लानिंग करेंगे, अगर ये हमारा नंबर आता है और हम इसके योग्य बनते हैं तो अवश्य हम इसमें परिवर्तन लाएंगे। बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है चंद्रमणि मंदिर, गंगा की अविरल धारा वहाँ से जो है निकलती है, लेकिन उसको इस तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया है। वहाँ का जो आसपास का नाला है गंदगी में अटा पड़ा है। क्या एक बार जाकर आपकी तरफ से प्रयास होगा कि इसका भी कुछ जो है ना सुधार होना चाहिए? नहीं, इस पे हम पूरा ध्यान देंगे। जहाँ भी जनहित के लिए ऐसे मामले हैं और सार्वजनिक स्थल ऐसे हों जहाँ पर लोगों को दिक्कत होती है, तो ये चीज़ देखना हमारा फ़र्ज़ बनता है, सरकार का फ़र्ज़ बनता है, जनता का फ़र्ज़ बनता है। जो हमारे पदाधिकारी हैं, ग्राम प्रधान से लेकर के और ये एमएलए तक जितने भी नेता लोग हैं, सभी का फ़र्ज़ बनता है। तो ये चीज़ें हम एक ध्यान डालना चाह रहे हैं कि हमने ये कहा था कि आज हमारे पास ये सब चीज़ें होती नहीं, क्योंकि आज मैक्सिमम से क्षेत्र में मैंने देखा घूम करके लोगों की एक ही शिकायत है कि विधायक जी को 10 साल से देखा नहीं है, विधायक जी को 5 साल से देखा नहीं है, विधायक जी को 3 साल 2 साल से देखा नहीं है। तो ये शिकायत जिस दिन दूर हो जाएगी, उस दिन सारी समस्या भी दूर हो जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि हम जब आएंगे तो हमारे लिए इसके लिए एक ही निवारण रहेगा कि हम लोग विधायक दरबार हर महीना लगाएंगे, और उस विधायक दरबार में 10, 12, 15 गांव जो भी सीमित आते होंगे, उस सबको बुला करके उनकी समस्या ली जाएगी, उस पर जो है ध्यान दिया जाएगा, उसका निवारण किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेश्वर भट्ट जी आपका। चलिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेश्वर भट्ट जी ने जनहित के लिए तो वादा किया है, अब आगे और वादा पूरा करने की भी बात कही है। अब आगे ये आपके ऊपर है कि आप अपना वादा पूरा कर पाते हैं या नहीं। अपने सहयोगी आरपी सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।